उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है, जिसको लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जबकि 20 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 20% से ज्यादा है। इन जिलों में समाजवादी और रालोद गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है लगातार। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए चुनावी प्रचार काफी जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज अल्मोड़ा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि मैं कल एक दिन में 3 राज्य यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा तक दौरा कर फिर आज अल्मोड़ा आया हूं। कल मैंने 3 राज्यों में भाजपा के प्रति जो उत्साह देखा वो अभूतपूर्व है। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के दौरान 55 विधानसभा सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि गोवा की बात करते हैं तो गोवा में एक ही चरण में 40 सीटों के चुनाव के लिए 301 उम्मीदवार और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 14 फरवरी को 3 राज्यों में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, तीनों ही राज्यों में पूरी तरीके से हर एक दल ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा 14 फरवरी को। वहीं 70 सीटों पर उत्तराखंड में मतदान होगा। इसके अलावा गोवा में भी 14 फरवरी को ही मतदान होना है। तो जोर शोर से इस रण को जीतने के लिए हर एक पार्टी पूरी तरीके से जी जान से जुटी हुई है। दिग्गज मैदान में हर एक पार्टी के उतरे हुए हैं। आज की ही बात कर लें तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया अल्मोड़ा में। इसके अलावा कल राहुल गांधी ने अल्मोड़ा में संबोधित किया था। बात अगर उत्तर प्रदेश की करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों का दौरा उन्होंने आज किया। उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट अपील की, बदायूं पहुंचे और बदायूं में सभी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। रामपुर में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान समेत सभी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जनता से समर्थन मांगा और जनता से वोट अपील की। और मेरे 2 सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लखनऊ से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव और वहीं उत्तराखंड से ज्ञानेंद्र तिवारी जो कि देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ लिए चलते हैं प्रदीप, क्योंकि दूसरा चरण है। दूसरा चरण भी देखिए चुनौतीपूर्ण हर एक पार्टी के लिए है और ऐसे में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं प्रचार किया जा रहा है। देखिए दीपिका, अगर बात करें तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो 14 फरवरी को होना है, सोमवार का दिन है। और निश्चित रूप से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो भी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से इस रण को जीतने में अपनी जितनी भी जोर आजमाइश करनी है वो कर रही है। अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के धड़ाधड़ कार्यक्रम चल रहे हैं। वही अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव भी किसी मामले में कम नहीं है। हालांकि जो दूसरे चरण का मतदान है वहाँ पर जो गठबंधन है उसका जोर थोड़ा कम है। अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी भी उसमें पूरी तरह से जो है अपने आप को भुनाती हुई नजर आ रही है और अब इसमें आम आदमी पार्टी भी जो है कूद चुकी है। तो कहीं ना कहीं से अगर हम देखें तो ये जो 14 तारीख का मतदान है इसमें सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब ये वोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि 14 तारीख का जो मतदान है वो किसके पक्ष में वोटर करने जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर करने जा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें दीपिका, बहुत सारे लोगों से बात हुई इस विषय में, तो बहुत सारे लोगों ने विकास को मुद्दा बताया है, बहुत सारे लोगों ने जो कानून व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश में बेहतर उसको मुद्दा बताया है। तो कहीं ना कहीं से वोटर हैं, वोटर्स का जो दिमाग है, उनकी ओपिनियन है, वो अब 14 तारीख को ही पता चलेगा कि वो किसको वोट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, हम लौटेंगे आपके पास और ये भी जानेंगे कि दूसरे चरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उससे पहले देहरादून का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए अब 14 फरवरी को उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है और यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारी कैसी देख पा रहे हैं आप?
बिल्कुल, उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होने हैं और ऐसे में देखा जाए तो सभी पार्टियों के जो स्टार प्रचारक है, जी। लगातार उनके दौरे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज ही की अगर हम बात कर लें, भाजपा की तरफ से जिस तरीके से हमने देखा, प्रधानमंत्री अल्मोड़ा पहुंचे हुए थे। जी। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड में हैं। ऐसे में ताबड़तोड़ जो उनकी रैलियां हैं वो हो रही हैं। अमित शाह की भी रैलियां लगातार हमने देखी किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हुई। जी। और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। लगातार राहुल गांधी उत्तराखंड में आते रहे हैं। जिस तरीके से मंगलौर में उनकी रैली हुई, वो हरिद्वार भी पहुंचे थे और ऐसे में जिस तरीके से गंगा जो आरती होती है उसमें भी राहुल गांधी सम्मिलित हुए। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। जी। केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे में है। पिछले दिनों ही 3 दिनों तक केजरीवाल यहां दौरा किए थे और अब मनीष सिसोदिया आज दूसरे दिन उत्तराखंड के दौरे में है। लगातार उनकी जो जनसभाएं हैं वो हो रही है। लगातार कोशिश है इन पार्टियों की जनता को साधने की। तमाम जो बातें हैं, चाहे वो फ्री बिजली देने की बात हो या विकास की बात हो, महंगाई को रोकने की बात हो, इन पार्टियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड जो हिमालयी राज्य है और ऐसे में यहाँ ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो सैन्य बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते जो है देखा जाए तो उसको भी भुनाने की कवायद तीनों पार्टियों ने लगातार अपने चुनाव प्रचार के माध्यम से की है और कहीं ना कहीं ये साधने की कोशिश रही है। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से धार्मिक स्थल देवभूमि माना जाता है उत्तराखंड, और धार्मिक कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हैं वहाँ यहाँ सबसे बेहतर तेज हैं और ऐसे में इसको भी छूने की जो कवायद है तीनों पार्टियों की तरफ से की जाती है। भाजपा हालांकि खुद ही बात करती रहती है कि वो जिस तरीके से धर्म की कहीं ना कहीं बातें करती रहती है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का आरती में शामिल होना और ऐसे में जिस तरीके से धार्मिक जो छवि है सामने आना, ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनाव समय आते थे पार्टियां जो है हर चीज को बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर ले। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से वादे जो किए जा रहे हैं, फिर चाहे फ्री बिजली का वादा हो या फिर रोजगार का वादा हो या फिर पलायन का मुद्दा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो, ये जनता को कितना प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, जरूरी भी है किसी भी राज्य के लिए वहाँ पलायन रोकना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जो है व्यवस्थित करना, ये हर राज्य की कहीं ना कहीं मांग होती है, वहाँ की जनता की जरूरत होती है। और ऐसे में अगर ये जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं आवाजें उठती हैं। मौजूदा वक्त में भी जनता जिन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने विधायक से नाराज हैं और हमने देखा भी है कि किस तरीके से उनकी नाराजगी विधायकों के प्रति कहीं ना कहीं उमड़ती रही है। हालांकि इस बार जिस तरीके से तीनों पार्टियां जो चुनावी मैदान में हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के अंदर जगह बना रही है, अपनी जमीनी तलाश कर रही है और ऐसे में उसकी भी कोशिश है कि उत्तराखंड के अंदर वो पर्चा लहराए। लेकिन अगर हम देखें उत्तराखंड के अंदर अभी तक भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही हैं और एक बार अगर कांग्रेस की सरकार रहती है तो एक बार भाजपा की सरकार रहती है। लेकिन मौजूदा समय में भाजपा ये कोशिश कर रही है कि जो मिथक है उसको तोड़ा जाए। लेकिन बहरहाल जिस तरीके की स्थिति है, कांटे की टक्कर जो है कांग्रेस और भाजपा के पार्टी के अंदर उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि ये 14 तारीख के मतदान खत्म होने के बाद ही जो आकलन है वो लगाए जा सकते हैं और 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार उत्तराखंड के अंदर होगी। बहरहाल हर क्षेत्र में देखा जा रहा है कि जो बिल्कुल मिथक है कि दूसरी एक पार्टी दोबारा से रिपीट नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाए। अब काबिज दोबारा से होती है या नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रदीप का रुख करते। प्रदीप, देखिए, पहला चरण तो सकुशल तरीके से संपन्न हो गया है और तमाम व्यवस्थाएं भी देखी गई। इसके बाद अब दूसरे चरण की बारी है। प्रचार भी जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन दूसरे चरण की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, इंतजामों की बात की जाए, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं दूसरे चरण के लिए कि दूसरा चरण भी सकुशल तरीके से संपन्न हो जाए? देखिए दीपिका, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो दूसरा चरण है उसमें 2-3 ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील माने गए हैं, उनको जो चिन्हित संवेदनशील बूथों के रूप में किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए 15 बटालियन जो है पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा 11 बटालियन पीएससी, इसके अलावा स्थानीय पुलिस और जो ग्राम चौकीदार हैं, होमगार्ड्स हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और इन सभी लोगों से विरक्त अगर हम देखें तो जो ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर स्पेशल दस्ता भी लगाया गया है। पहले से
से एलआईयू को वहाँ पे अलर्ट किया गया है कि किसी तरह की कोई अगर दिक्कत होती है तो एलआईयू पहले ही जो है रिपोर्ट कर देगा शासन को, जिसकी वजह से समय रहते शासन उस पर जो है नियंत्रण पा सकेगा। अगर हम बात करें तो जो मतदान होना है, मतदान को भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही उस मतदान की प्रक्रिया को पूरा जो है इस करवाने की कोशिश की जा रही है। पहले चरण में हमने देखा, उसी तरह अगर हम देखें तो दूसरे चरण में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी जितने भी अधिकारी हैं सब जो है मतदान करवाएंगे, जो पीठासीन अधिकारी हैं। सबसे बड़ी बात, जरूरी बात यह है कि जितने भी मतदान कर्मी हैं वो सभी लोग 100% वैक्सीनेटेड हों। इस बात को श्योर करने के बाद ही उन पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। तो जो चुनाव आयोग ने अपने शुरुआती दौर में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, उसी के मद्देनजर जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति अब तक जो है नियंत्रण में है। दूसरा चरण भी नियंत्रण में ही होगा, क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों की निगाह जो है दूसरे चरण और सभी चरणों पर बनी हुई है। सीधा चुनाव आयोग इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है। थोड़ी बहुत अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति जो है ना आने पाए, उसके लिए भी स्पेशल दस्ते की तैयारी करके रखी गई है। आरएएफ का जो एक वैन होता है, वैन को भी पूरी तरह से तैयार करके रखा गया है। जहां पर मतदान क्षेत्र में जहां भी गड़बड़ी होगी वहां पर तुरंत जो है इस दस्ते को रवाना किया जाएगा, कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दीप का, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट एड की व्यवस्था जो है हर एक मतदान स्थल पर, जो पिंक मतदान स्थल है या फिर जो दिव्यांगों के लिए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो भी दिक्कतें हैं, अगर किसी को प्राइमरी स्तर पर बुखार हो जाता है या इस तरह की कोई बात होती है, उसके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था भी वहाँ पे बीएलओ के माध्यम से करवाई जा रही है। आरसीएनएम की ड्यूटी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं से अब अगर हम देखें तो दूसरा चरण भी शांतिपूर्ण तरीके से निपटने जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसके लिए तैयारी भी पूरी की जा रही है और आप ये बता भी रहे हैं ज्ञानेंद्र, क्योंकि देखिए इस बार का मुकाबला जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर होती थी, लेकिन इस बार पहली बार ताल ठोक रही है आम आदमी पार्टी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला कितना बड़ा ये चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और दूसरा ये कि क्या चुनौती आप यहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, पहली बार विधानसभा के चुनाव में जोर शोर से जो आम आदमी पार्टी ने कदम रखा है, खासतौर पे अगर हम देखें कि 70 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं, और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तकरीबन 3 से 4 बार उत्तराखंड के दौरे पर रहे, कई क्षेत्रों में उनकी जनसभाएं हुई। हरिद्वार में जिस तरीके से विशेष जो फोकस है आम आदमी पार्टी का रहा है, अगर हम देखें हरिद्वार के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, खासतौर पर अगर ज्वालापुर, रानीपुर, मंगलोर, इन इलाकों की बात करें, लगातार इन इलाकों में जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या फिर जो इनके दिग्गज नेता हैं लगातार आते रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को इन क्षेत्रों में मजबूत करने की उनकी कवायद रही है। आज ही की अगर हम देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया जिस तरीके से डोईवाला और सहसपुर, ये देहरादून का विधानसभा क्षेत्र है, देहरादून जिले का, और इन क्षेत्रों में वो लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के जो ग्रामीण इलाके हैं उत्तराखंड की मैदानी क्षेत्रों के, उनमें भरसक जो प्रयास है अपने आप को स्थापित करने की है। हालांकि अगर ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ला सकती है, लेकिन पूरी जो आजमाइश है उत्तराखंड के अंदर अपने आप को स्थापित करने की, वो जरूर दिख रहा है। हालांकि अगर हम देखें उत्तराखंड के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर यूकेटी की बात कर लें, एक आध बार उनके कहीं ना कहीं विधायक चुन के जरूर आए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं लगातार उन पार्टी का जो जनाधार है वो जरूर गिरता हुआ चला जा रहा है। कहीं की भी बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें, गोवा की बात करें, या फिर उत्तराखंड की बात करें, या फिर अन्य राज्य की बात करें जहां पर चुनाव हो रहे हैं, मुकाबला दिलचस्प है और कड़ा मुकाबला है। लेकिन बात इंतजामों की करें तो तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जिससे मतदाता जब पहुंचे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो वहां पे उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।